क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है? राजेश वॉज एम्प्लॉयड इन एक्सेस लिमिटेड मुंबई। राजेश का एम्प्लॉयड है, एक्सेस लिमिटेड मुंबई है। ही रिसीव्ड सैलरी ऑफ 45,000 पर मंथ। इसको सैलरी मिली कितनी? 45,000 पर मंथ फ्रॉम 1/4/2019। 1/4/2019 से लेके 29/2019 he has received a salary of 45,000 per month. He resigned and left for Dubai on first time on 28th of September 2019. ठीक है, and got monthly salary of 90,000 rupees. For monthly salary मिली 90,000 rupees from 1/10/2019 to 31/3/20. His salary for October to December was credited in Mumbai bank account. अक्टूबर से दिसंबर की जो सैलरी है वो क्या है, मुंबई के बैंक अकाउंट में उसको क्रेडिट की गई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की, और जनवरी से मार्च की दुबई के अकाउंट में क्रेडिट हुई है। उसके बाद देखिए, कॉस्ट ऑफ हिज एयर टिकट्स दुबई कॉस्टिंग ₹1,50,000 वॉज फंडेड बाय हर सिस्टर स्टेइंग इन लंदन। तो ये जो एयर टिकट्स की कॉस्ट है वो तो उसकी सिस्टर ने बियर कर ली है, गिफ्ट भी माने तो उतनी रिलेटिव से मिल रही है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इनिशियल स्टे एट दुबई कॉस्टिंग ₹40,000 वॉज फंडेड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टेइंग इन दिल्ली। ये 40,000 रुपये का ये खर्चा है, ये किसने बियर किया? उसके फ्रेंड ने किया है, 50,000 से एक्सीड कर नहीं रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट मिला है 10,500 फिक्स डिपॉजिट पे और 7,500 सेविंग बैंक अकाउंट में। तो सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए आपको क्या मिल जाता है? 80 TTA के अंदर क्या है? डिडक्शन मिलता है। वी इज एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या? 80 TTA। उसके अलावा LIC प्रीमियम पे किया उसने 15,000 रुपये का सेल्फ का, और 10,000 रुपये स्पाउस का, और 25,000 रुपये डिपेंडेंट मदर का। तो डिपेंडेंट मदर का जो LIC प्रीमियम है द सेम डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। बाकी जो ये LIC प्रीमियम है the same will be what? Eligible for deduction under section 80C। 80C के अंदर ये डिडक्शन के लिए क्या हो जाएंगे? एडमिसिबल हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट क्या? टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर राजेश। राजेश की क्या निकालनी है? अपने को टैक्सेबल इनकम निकालनी है। कब के लिए? फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या इसका स्टेटस है, क्या ये रेजिडेंट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये B28/9 को चला गया, ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो लीव करता है इंडिया, लीव करता है इंडिया किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अब इसका एम्प्लॉयमेंट क्या है? आउटसाइड इंडिया है। तो उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या हो जाती है? एक ही रह जाती है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अब इसके दिन गिने कि कितने दिन यहाँ पे था, ये कितने दिन यहाँ पे था, ये देखिए इसके डेज गिनिए, एट हाउ मच टाइम ही वॉज हियर। तो इसमें देखें, यहाँ पे डेज देखते हैं तो अपन अप्रैल में 30 दिन, मई के 31 दिन, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जिस दिन ये भारत छोड़ रहा है दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर हिज प्रेजेंस इन इंडिया, 28 दिन। तो ये कितने दिन हो गया? देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 181 डेज ओनली। तो ही मस्ट बी फॉर रेजिडेंट, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। और नॉन रेजिडेंट के केस में इनकम जो एक्रू और राइज होती है, इनकम जो एक्रू और राइज होती है इन इंडिया, और जो इनकम क्या होती है? रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वही क्या होती है? टैक्सेबल होती है। वही इनकम उसकी क्या होती है? चार्जेबल टू टैक्स होती है। तो अब हम इसकी कंप्यूटेशन करते हैं सैलरी की, इनकम की।
इनकम इसकी निकालनी है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, एक तो है इसका एम्प्लॉयमेंट है कहाँ पे, इंडिया में, इंडिया। तो इसकी सैलरी है 45,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अप्रैल से लेके ये इसको मिल रही है 20 सितंबर तक। तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 5 महीने की तो ये हो गई। प्लस सितंबर के महीने में 45,000 रुपये पर मंथ है, डिवाइड बाय 30 इंटू 20, तो ये आ जाएगी इसकी सैलरी कितनी आ गई, 45,000 इंटू 5, 2,25,000, प्लस ये आ गई इसकी 45,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 20, 30,000। इंडिया की सैलरी तो हो गई इसकी कितनी, 2,55,000, यहीं लिख लेते हैं, 2,55,000, ठीक है। और उसके बाद देखो इसने क्या किया, 90,000 रुपये की इसकी मंथली सैलरी है, ठीक है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की इसकी सैलरी मुंबई के अकाउंट में क्रेडिट हुई। तो ये सैलरी फ्रॉम इन दुबई, सैलरी अर्नड इन दुबई, रिसीव्ड इन इंडिया, ये रिसीव्ड इन इंडिया है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया के फॉर्म में। कितनी हो जाएगी इसकी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की 90,000 रुपये मंथली सैलरी है। तो 90,000 इंटू 3, ये अक्टूबर टू दिसंबर, 2,70,000 रुपये, ठीक है। और जनवरी, फरवरी, मार्च ये नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये इनकम नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डू नॉट एक्रू इन इंडिया, ये एक्रू इन इंडिया नहीं है, एंड इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा इसकी ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई, इसकी ग्रॉस सैलरी 2,55,000 प्लस 2,70,000, ये आ गई 5,25, ठीक है। इसमें लेस हो जाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ये लेस हो गया, तो ये आ गई आपके 4,75,000, ये आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसकी जो ये कॉस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स है, ये माने सिंस born by her sister, ये विल नॉट बी टैक्सेबल, रिलेटिव है। और जो स्टे है, सिंस मनी इज पेड बाय फ्रेंड, ये फ्रेंड ने पैसा दिया है बट डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज, नॉट टैक्सेबल, ठीक है, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसके अलावा देखिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, ये आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, ये एक्रू और राइज हो रहा है इंडिया में 10,500 रुपये। और उसके अलावा ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन इज सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ये आ रहा है कितना, 7,500 रुपये,
ठीक है, 7,500 रुपये। तो ये आ जाएगी इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 10,500 प्लस 7,500, 18,000। ये आ जाएगी इसकी जीटीआई। जीटीआई कितनी आ गई? 475 प्लस 18,000, 493 लेस। अब अपन डिडक्शन देंगे अंडर चैप्टर 6 से। एक तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 80 TTA में मिल रहा है। ये मिल गया आपको कितने का? 7,500 रुपये का ये इंटरेस्ट का क्या है? डिडक्शन मिल गया। उसके अलावा देखिए क्या दे रहे हैं ये, और इसने LIC प्रीमियम दिया है। 80C के लिए एलिजिबल है LIC प्रीमियम फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 80C और लिख लीजिए, 80C LIC प्रीमियम फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो सेल्फ का कितना है? सेल्फ का देखिए है 15,000 रुपये। स्पाउस का कितना है? 10,000 रुपये। ये सेल्फ का हो गया, स्पाउस का हो गया, और क्या लिख रहा है आगे? डिपेंडेंट मदर, डिपेंडेंट मदर। ये नहीं क्वालिफाई करेगा तो 25,000 रुपये का ये डिडक्शन मिल जाएगा। और अपनी इनकम आ जाएगी कितनी? ये देख लीजिए, 493 माइनस 7,500 और माइनस 25,000, 4,60,500। ये आपकी क्या आ रही है? इनकम आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, टैक्सेबल इनकम ही निकालनी, तो टैक्सेबल इनकम आपकी आ रही है। तो दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 7 मार्क्स 3A। तो ये आपके एक तो इन रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में आ गया, और कंसेप्ट आ गया इसमें इनकम जो रिसीव हो रही है इंडिया में, रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होती, रिसिप्ट होती है, तो डायरेक्टली इसके बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट हुई है वो रिसीव्ड इन इंडिया, भले इसे NR है तो भी टैक्सेबल होगा। उसके अलावा ये जो इंटरेस्ट की इनकम की बात है, और जो फिक्स डिपॉजिट्स ऑन दिस सेविंग बैंक अकाउंट है, ये चूंकि मुंबई में मिला है इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, एंड विल बी एंटाइटल्ड डिडक्शन ऑल्सो। तो ये अपन ने क्वेश्चन अभी देखा 3A जो 7 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर हरी, एज 57 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 1920। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ऑन NRE अकाउंट मेंटेन्ड विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज पर RBI स्टिपुलेशंस, ठीक है, तो 3 लाख रुपए, 3,55,000 का इंटरेस्ट है। तो जो इंटरेस्ट ऑन NRE अकाउंट होता है, ये क्या हो जाता है? ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है NRE अकाउंट में, वैसे तो नॉन रेजिडेंट इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, पर अगर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि RBI ने उसको बाद में भी परमिट कर रखा है टू मेंटेन क्या? NRE अकाउंट, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको किस पे? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पे, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 जो इंटरेस्ट इनकम होती है NRE अकाउंट की, वो क्या हो जाती है? द सेम इज व्हाट? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो वो इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट होती है ऑफ NRE अकाउंट। तो ये एग्जेम्प्ट हो गई। उसके बाद देखिए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 8,000 ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक, तो ये हो गई इसकी 48,000 रुपीज। तो एक तरह से GTI आ गई। इसमें से लेस हो गया डिडक्शन, जो इसका 80 TTA के अंदर डिडक्शन एडमिसिबल हो गया 8,000 रुपये का। तो ये हो गई इसकी एक तरह से टोटल इनकम 40,000 रुपये। तो चूंकि इसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड क्या? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये पूछ रहा है कि आपको रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो इस केस के अंदर रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो कह रहा है कि इसने क्या किया है
4 लाख रुपए का ट्रेवल का एक्सपेंडिचर इनकर किया है अपने न्यूली मैरिड सन एंड डॉटर के इन लॉ इन हनीमून इन कनाडा। तो अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि जिसको 139(1) में रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके प्रोविजो ये बता रहा है कि अगर किसी ने इंडिविजुअल ने एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया है खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए फॉरेन ट्रेवल के रिलेशन में एक्सीडिंग ₹2 लाख रुपए से ज़्यादा का उसने एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या है, रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, भले ही से उसकी इनकम डज नॉट एक्सीड व्हाट मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, income deemed to accrue or rise in India to a non-resident by way of interest, royalty and fees for technical services to be taxed in India irrespective of territorial nexus। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? यस। अपन ने बोला था कि चाहे 915 का क्या जो इंटरेस्ट है या 6 की रॉयल्टी है या 7 की FTS है, ये सब टैक्सेबल होंगी। ये सब टैक्सेबल होंगी भले से एनआर का इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, रेजिडेंस है या नहीं है, भले ही से एनआर ने ये सर्विसेज रेंडर करी हो इंडिया में या नहीं। तो ये दे रखा है आपके क्या एक्सप्लेनेशन के अंदर टू सेक्शन 9, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर ने ये डिस्कशन किया था। तो ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नॉक्सेस होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो in case of a non-resident, even if he has not rendered the services in India, even if say he does not have any business connection या place of business or residence in India, then also income if deemed to accrue or rise in India, it will be what chargeable to tax if it's deemed to accrue or rise as per the provisions of section 915, 6 or 7. So this was our question. This was a third question which we have discussed relating to what इन जनवरी 21 एग्जामिनेशन जो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे एक तो आपके एनआर के रिलेशन में बात आ गई, डीम टू एक्रूअराइज के कंसेप्ट के बारे में बात आ गई, एक आपके रिटर्न ऑफ इनकम के प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ये, और ये फिर वापस से जो चैप्टर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स इफेक्ट ऑफ टैक्स इंसिडेंस, उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया।